देखो, तो स्टॉक रिजर्व बेसिकली क्या होता है हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी प्रॉफिट करता है, मतलब एक डिपार्टमेंट क्या होता है, एक ही बिजनेस का दो डिपार्टमेंट होता है, ए और बी। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट करता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग स्टॉक रिजर्व कहते हैं। देखो, प्रॉफिट करना है तो कस्टमर के साथ करो, जिसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कहते हैं। पर अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कर रहा है तो वो बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए, पर फिर भी ये लोग रिकॉर्ड कर लिया है तो उसको हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हटाया जाता है पहले समझो। ये जो P है वो Q में किया होगा, या तो जो Q है वो P में किया होगा। अब ध्यान से सम को देखो, लास्ट से सेकेंड लाइन, making a stock reserve of 5% for each department on the estimated value of stock as on 31st March 2017। इसमें बोल रहा है कि दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से प्रॉफिट किया है। ईच डिपार्टमेंट मतलब P ने Q से भी प्रॉफिट किया है, Q ने P से भी प्रॉफिट किया है, तो दोनों में ही स्टॉक रिजर्व है। और दोनों एक दूसरे से कितना प्रॉफिट करता है, 5% प्रॉफिट करता है। और ये जो प्रॉफिट है वो किसमें घुसा हुआ है, हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक में घुसा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक से स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा, लोग हटाते हैं जाकर पीएल में। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर इधर है तो इसका हमेशा क्रॉस पोस्टिंग में हटाएंगे, इधर है तो इधर हटेगा, मतलब टू की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक का हटाना है तो इधर हटेगा, ओपनिंग स्टॉक का हटाना होता तो इधर हटता। अभी इस समय क्लियर बोल दिया है क्लोजिंग स्टॉक का हटाओ, मतलब इसका, तो इस तरफ हटाएंगे। इस तरफ किधर, जनरल पीएल में, तो लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व। पी का और क्यू का। पी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3,60,000, इसका 5% हटाएंगे। और इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,60,000, तो 1,60,000 का भी 5% हटाएंगे, तो इसका आएगा 18,000 और इसका आएगा 8,000। फिर वही टू कैपिटल अकाउंट डैश देके ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। बैलेंस कर दो, 2,45,000 माइनस 40,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000, तो आएगा 1,79,000। इस तरह हम लोग का, देखो इलस्ट्रेशन 22, स्नो वाइट लिमिटेड हैज टू डिपार्टमेंट्स, क्लॉथ एंड रेडीमेड क्लॉथ। दो डिपार्टमेंट है, एक का नाम है क्लॉथ, एक का नाम है रेडीमेड क्लॉथ। Ready-made clothes are made by the firm itself out of cloth supplied by the cloth department at its usual selling price। बोल रहा है जो रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट है वो खुद ही क्लॉथ बनाता है, पर वो क्लॉथ डिपार्टमेंट से क्लॉथ तो लेता है, मतलब रेडीमेड डिपार्टमेंट क्लॉथ डिपार्टमेंट से क्लॉथ लेता है। और किस रेट में लेता है, क्लॉथ अगर नॉर्मली किसी कस्टमर को जितने रेट में बेचता है उतने ही रेट में रेडीमेड को भी बेचता है, कोई अलग प्राइस नहीं रखा है। मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कर रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो यहाँ बहुत सिंपल होता है चीज, पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाओ, इसमें कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट और क्लॉथ डिपार्टमेंट। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक लिख लो। ओपनिंग स्टॉक है 3,00,000 और 50,000। उसके बाद है टू परचेज,
20 लाख और 15,000। नहीं, इधर पे है क्लॉथ और इधर पे है रेडीमेड, फिर है क्लॉथ, इधर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सेल्स, तो यहाँ लिखेंगे बाई सेल्स 22 लाख और 4,50,000, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट। ट्रांसफर टू का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर टू रेडीमेड मतलब क्लॉथ ने रेडीमेड को दिया है, तो क्लॉथ का ये सेल है, तो इस तरफ लिखेंगे बाई ट्रांसफर, मतलब क्लॉथ का ये सेल है कितने का? 3 लाख का। बट एट द सेम टाइम ये रेडीमेड का परचेज है, तो इधर लिखेंगे टू ट्रांसफर, और रेडीमेड का ये परचेज है, परचेज इस साइड आता है, इसलिए रेडीमेड जिसका परचेज था उसका इधर लिखे, और सेल इधर आता है, इसलिए जिसका सेल था उसको इधर लिखे। नाम देंगे ट्रांसफर क्योंकि आपस में ये खरीद बेच हुआ है। फिर एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो इधर ही आएगा। इसका हम लोग का 20,000 और इसका है 6,000। अब नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इसका है कुछ नहीं और इसका है 60,000, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस हम लोग इधर नहीं लिखेंगे, सेलिंग एक्सपेंस पीएल में आता है। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख और 60,000। अब इसमें और कुछ नहीं बचा है, तो जीपी निकाल लो। तो यहाँ पे हम लोग आ गया 4 लाख और 85,000। अब नॉर्मली पीएल में क्या होता है, ये वाला जीपी वहां पे जाके क्रॉस पोस्टिंग होता है, तो अब इधर आ जाएंगे। बाई जीपी 4 लाख और 85,000। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे टू सेलिंग एक्सपेंस, 20,000 और 6,000। इतना तक हम लोग कर लिए, यहाँ पे भी और कुछ काम नहीं है, तो टू नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। कितना आएगा? इधर 3,80,000 और इधर कितना आएगा? 70। 79,000। हाँ, ये भी हम लोग का हो गया। इसके बाद बोल रहा है, इसके बाद हम लोग जनरल पीएल खुद ही बनाते हैं, तो लिखो जनरल पीएल। यह नेट प्रॉफिट इधर है, तो इधर आएगा बाई नेट प्रॉफिट 3,80,000 और 79,000 ऐड करके कितना होगा? 459। हाँ, 4,59,000, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, सम में देखो नीचे लिखा है द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लॉथ एंड 25% अदर एक्सपेंस। एक्सपेंस यूजलेस इंफॉर्मेशन है, उसका कोई काम नहीं है। बात ये बोल रहा है कि रेडीमेड के पास 75% जो सामान है स्टॉक में, द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ, रेडीमेड क्लॉथ का स्टॉक कितना है? रेडीमेड का स्टॉक 60,000 है। इस 60,000 में 75% क्लॉथ क्लॉथ का दिया हुआ है। द क्लॉथ डिपार्टमेंट अर्नड जीपी एट द रेट 15% ड्यूरिंग ईयर 11-12। मतलब लास्ट ईयर का क्लॉथ का जीपी दिया हुआ है 15%। जनरल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एज अ होल केम टू 1,10,000। तो जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, तो जनरल पीएल में लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस
1,10,000। अब हम लोग को स्टॉक रिजर्व हटाना है। एक बात याद रहे, स्टॉक रिजर्व ओपनिंग पे भी है और क्लोजिंग पे भी है। कैसे पता मेरे को? लास्ट सम में क्लियरली डेट के साथ लिख दिया था, क्लोजिंग वाला स्टॉक लिख दिया था, पर इसमें सिर्फ लिखा है स्टॉक। अभी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक ये क्लियर नहीं है। जब भी ये क्लियर नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व है या क्लोजिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व है, तो हम लोग को समझना है कि दोनों पे है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है उसका इधर हटेगा बाय स्टॉक रिजर्व, और जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका इधर हटेगा टू स्टॉक रिजर्व क्रॉस पोस्टिंग में। ये बात हम लोग को क्लियर है। अब जो ओपनिंग स्टॉक है उसका पहले हटाते हैं। किसके प्रॉफिट का बात हो रहा है? कौन सेल करता है? क्लॉथ सेल करता है। तो जीपी रेट ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के क्लॉथ का जीपी कितना है ये सम में दिया हुआ है 15%। ठीक है, तो स्टॉक रिजर्व कितना आएगा, या यहीं पे कर लूं? और वो किसके किसके स्टॉक में प्रॉफिट घुसा हुआ रहेगा? रेडीमेड के क्लॉथ में, रेडीमेड में प्रॉफिट घुसा हुआ रहेगा। मतलब 50,000 का जो रेडीमेड के पास सामान पड़ा हुआ है वो भी पूरा क्लॉथ का दिया हुआ नहीं है, इसका सिर्फ 75% ही क्लॉथ का दिया हुआ है। तो 50,000 का 75% जो सामान है वो किसका है? क्लॉथ का दिया हुआ है। मतलब 37,500। इसमें प्रॉफिट कितना कर रहा है वो? 15%, मतलब 5,625। अब आ रहा है बात क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है रेडीमेड का? रेडीमेड का क्लोजिंग स्टॉक है 60,000। अगेन पूरा 60,000 का सामान क्लॉथ का दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 75% ही दिया हुआ है। मतलब सिर्फ 45,000। पर इस साल का जीपी रेट कुछ और होगा, तो ये वाला जीपी रेट हम लोग को निकालना होगा। जीपी रेट ऑफ क्लॉथ ऑफ करेंट ईयर। जीपी रेट कैसे निकलता है? जीपी बाय सेल्स प्लस ट्रांसफर इनटू 100। तो क्लॉथ का जीपी कितना है? क्लॉथ का जीपी है 4 लाख। सेल कितना है क्लॉथ का? 22 लाख, और ट्रांसफर है 3 लाख। सिक्सटीन परसेंट। लास्ट ईयर वो जीपी करता था 15%, इस साल उसका जीपी है 16%। तो इतना प्रॉफिट है। अब इसको बैलेंस कर दो टू कैपिटल अकाउंट, नहीं इधर आएगा। ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। मैम 347,425। देख रहे हैं? हाँ 347425। देखो इसमें हम लोग को बोल रहा है, इसमें हम लोग को जीपी रेट नहीं दिया है, पर कैसे पता है कि स्टॉक रिजर्व निकालना है? देखो जब भी रहेगा कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ भी सेल किया है, जैसे कि ट्रांसफर नजर आएगा, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को अगर सेल किया है, तो याद रहे हमेशा ही स्टॉक रिजर्व निकालना पड़ेगा। अब लास्ट सम में जैसे कि इंफॉर्मेशन दे दिया था कि यहाँ जो डिपार्टमेंट है इसके क्लोजिंग स्टॉक में 75%
दूसरे वाले का घुसा हुआ है, बट इस सम में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इतना तो क्लियर है कि P ने Q को सेल किया है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो किसका, जो सेलर होता है उसका जीपी रेट निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, जीपी रेट ऑफ P निकालेंगे। जो सेलर है उसका जीपी निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है जीपी बाई सेल्स प्लस ट्रांसफर इनटू 100। फॉर्मूला भी हम लोग को पता है। तो जीपी कितना है P का, 9,50,000। सेल्स कितना है P का, 30 लाख। ट्रांसफर कितना है P का, 8 लाख इंटू 100, 25%. तो ये आ गया 25%। अब नंबर 2 हम लोग प्रॉफिट निकाल लिए, बट अब क्वेश्चन ये है कि Q के स्टॉक में कितना P का घुसा हुआ है, ये हमें स्टिल नहीं पता है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, हम लोग को अमाउंट निकालना है। अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ P इन Q's क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग को अमाउंट निकालना है, अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑफ P इन Q's क्लोजिंग स्टॉक। Q के क्लोजिंग स्टॉक में P का दिया हुआ कितना सामान है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज फ्रॉम डिपार्टमेंट P डिवाइडेड बाय टोटल परचेज ऑफ डिपार्टमेंट Q। मतलब ये सिंपली Q का अगर टोटल परचेज 10 रुपया है, उसमें P का घुसा हुआ है 8, तो 80% हुआ, इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ Q। ये फॉर्मूला है, परचेज फ्रॉम P डिवाइडेड बाय टोटल परचेज ऑफ Q इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ Q। तो P से उसका खरीदा हुआ कितना है, P से वो खरीदा था सिर्फ 8 लाख का, और ऐसे P का टोटल परचेज कितना था, 3 लाख और 8 लाख दोनों इसका परचेज था, दैट इज 3 लाख प्लस 8 लाख इनटू Q का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 2,09,000। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, $1,52,000। मतलब जो उसके स्टॉक में 2,09,000 का क्लोजिंग स्टॉक है Q का, उसमें P का दिया हुआ कितना है, 1,52,000। अब प्रॉफिट किस में होगा, सिर्फ 1,52,000 में, जितना उसको P दिया है उसमें। तो स्टॉक रिजर्व कितना आएगा, 1,52,000 इंटू 25%, 38,000 रुपीज। अब क्लोजिंग स्टॉक इधर रहता है तो लोडिंग इधर हटेगा, तो टू स्टॉक रिजर्व 38,000। अब यही चीज ओपनिंग में भी करेंगे, पर देखो इसमें Q का ओपनिंग है ही नहीं, इसलिए हम लोग Q का ओपनिंग का नहीं हटाए, वरना Q के ओपनिंग का भी हटाना पड़ेगा। अब इसको नॉर्मली टू कैपिटल अकाउंट डैश देके ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। तो आएगा 6072
इलस्ट्रेशन 27 में बोल रहा है द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर अ ईयर। हम लोग का 3 डिपार्टमेंट है XYZ। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स दे दिया है, परचेज का भी यूनिट्स दे दिया है, और सेल्स का यूनिट्स और रेट दोनों दे दिया है। लास्ट में बोल रहा है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें PL नहीं बनाना है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो लिखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर्स, और इसमें 3 डिपार्टमेंट है तो XYZ, फिर पर्टिकुलर्स XYZ। इस तरह हम लोग 3 कॉलम का बना लिए। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है ट्रेडिंग बनाने, तो सारा चीज हम लोग को लिख लेना होगा जो ट्रेडिंग में होता है। दैट इज 2 ओपनिंग स्टॉक, और नीचे XYZ, फिर 2 परचेज XYZ, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। जब भी ऐसा यूनिट वाला सम देखेंगे तो सम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। बाय सेल्स XYZ बाय क्लोजिंग स्टॉक XYZ। एक ट्रेडिंग बनाने के लिए ये 5 आइटम हम लोग को चाहिए। जब तक ये 5 चीज नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ है, दैट इज 120, 80 और 152। परचेज का भी यूनिट दिया हुआ है 1000, 2000 और 2400। ठीक है, और सेल्स का भी दिया हुआ है 1020, 1920, 2496। इसका हम लोग को रेट भी दिया हुआ है 20, 22.50 और 25। ठीक है, तो ये इंटू करके लिख भी लो। 20400, 43200, 62400। ये हम लोग के पास तीनों आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग का प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दिया हुआ नहीं है, बाकी सबका यूनिट्स दिया हुआ है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट दिया हुआ नहीं है। तो वर्किंग्स में जाएंगे, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। यही ढूंढने के लिए हम लोग आए हैं। फॉर्मूला क्या है, सेल्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला है, पर हम लोग को चाहिए क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को इस पर ले आएंगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। इस तरह हम लोग कर लेंगे। मेन फॉर्मूला ऊपर वाला है, पर हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो जो चाहिए उसको इस साइड ले आएंगे, बाकी सबको इस साइड ले आएंगे।
अब एक्स वाई जेड, एक्स का ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स पे अगर सम कर रहे हैं तो सबका यूनिट चाहिए। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना है? 120, 80 और 152। परचेज कितना है? 1000, 2000, 2400। सेल्स कितना है? 1020, 1920, 2496। इसको सॉल्व कर लेंगे। 100, 160, 56, 100 यूनिट्स और 160, 160 यूनिट्स। 56। तो इस तरह हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स आ गया। अब इसको आराम से पीछे जाके लिख सकते हैं। 100, 160 और 56। अब हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? अब हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के पास ये सब का रेट नहीं है। अगर रेट होता तो जैसे सेल्स निकाल लिए वैसे ये सब भी निकाल लेते। पर एक चीज याद रखना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज तीनों ही कॉस्ट पर यूनिट से इनटू होता है। तो ये अपना याद के लिए तुम लोग लिख लो, ओपनिंग स्टॉक कॉमा क्लोजिंग स्टॉक and purchase are always calculated on the cost per unit। तो अगर खाली कॉस्ट पर यूनिट हम लोग के पास आ गया तो तीनों का रेट आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही कॉस्ट पर यूनिट से ही इनटू होगा। तो हम लोग का तीसरा काम है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। अब कॉस्ट क्या होता है? सेल्स माइनस प्रॉफिट कॉस्ट होता है, ये सबको पता है। सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो अभी हम लोग का प्रॉफिट कितना है? इट इज, नीचे लिखा है टोटल परचेज इज 1 लाख। इट इज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ जीपी इज द सेम इन ईच डिपार्टमेंट। तीनों डिपार्टमेंट का जो जीपी रेट है वो सेम है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? सेल्स माइनस प्रॉफिट करना है। तो पहले हम लोग को जीपी रेट चाहिए प्रॉफिट निकालने के लिए, तो इसको करेंगे कैसे? आराम से पहले लिखो सेल्स। सेल्स हम लोग को किसका करना है? एक्स, वाई और जेड का। अब तुम लोग को एक चीज यहाँ पे समझना होगा, सेल्स के लिए यूनिट, सेल्स निकालना है हम लोग को, तो सेल का यूनिट क्या लिखेंगे? सेल का यूनिट ये वाला नहीं लिखेंगे। सेल का जो यूनिट होगा वो परचेज वाला लिखेंगे। क्यों? हम समझा रहे हैं, पहले लिख लो। सेल निकाल रहे हैं पर यूनिट परचेज वाला लेंगे। 1000, 2000, 2400, 1000, 2000 और 2400। बट इसमें जो हम लोग रेट लेंगे वो हम लोग सेल्स वाला ही लेंगे, क्योंकि सेल्स निकाल रहे हैं। यूनिट लिए परचेज वाला और सेल रेट लिए सेल्स वाला। 20, 22.50 और 25, 20,000, 45,000, 60,000, 60,000। तीनों को प्लस करेंगे तो 1,25,000। ये हम लोग का आ गया टोटल सेल्स। इससे लेस कर लेंगे टोटल परचेज, दैट इज 1 लाख। तो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है? 25,000।
अब जीपी रेट निकाल सकते हैं, जीपी बाई सेल्स इंटू 100, 25,000 डिवाइडेड बाई सेल्स हम लोग के पास तो है 1,25,000 इंटू 100, 20%। 20%। अब जीपी रेट आ गया, पर क्वेश्चन ये रहता है स्टूडेंट्स का कि मैम अगर हम लोग सेल्स निकाल रहे हैं तो यूनिट क्यों परचेज का ले लेते हैं, ये आपका समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि देखो, जबकि हम लोग परचेज किए हैं 1,000, तो सेल कैसे किए 1020, ओपनिंग स्टॉक से निकाल लिए। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो पिछले साल नहीं बिका वो इस साल मेरा गोडाउन में रह गया, उसको हम लोग इस साल का ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो लास्ट ईयर हम लोग का सेल नहीं हुआ और वो गोडाउन में रह गया, उसको हम लोग इस साल अपना ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। परचेज होता है जो इसी साल हम लोग खरीदे हैं, तो सेल हम लोग को लेना है जो इसी साल खरीदे हैं उसी से जो इस साल सेल किए हैं, लास्ट ईयर का नहीं लेना है। अब तुम लोग बोलोगे 2,000 परचेज किए हैं तो 1920 ही तो सेल किए हैं, तो इसी साल के परचेज से तो सेल किए हैं, तो ये तो पूरा ले लेते। हम बोलेंगे नहीं, देखो जब भी हम लोग कोई भी दो चीज को माइनस करते हैं तो पैरिटी होना चाहिए, मतलब बराबरी होना चाहिए। तो इसका थ्योरी कुछ ऐसे है कि ये सारा यूनिट परचेज करने में हम लोग का कितना लग गया था, 1,00,000 रुपया लग गया था। तो वैसे ही अगर ये सारा सेल कर देते तो हम लोग का कितना लगता, 1,25,000 रुपया आ जाता। मतलब ये सारा यूनिट परचेज करने में हम लोग को 1,00,000 रुपया लगा, तो यही सब यूनिट को सेल करने में हम लोग का 1,25,000 आ जाएगा। तो एक ही यूनिट का चीज को लेके माइनस कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग का ये वाला जीपी आया, इसलिए हम लोग ये वाला यूनिट लिए। तो अब हम लोग का जीपी रेट आ गया। अब अगर हम लोग सेल्स माइनस प्रॉफिट कर दे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो सेल्स माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट, ये भी हम लोग को क्लियर है। तो एक्स वाई जेड, सेल्स हम लोग का कितना था 20, 22.50 और 25, इससे माइनस कर दो जीपी, कैलकुलेटर में सिंपली कैसे लिखेंगे देख लो, 20 माइनस 20% तो आ जाएगा 16, 22.50 माइनस 20% तो आ गया 18 रुपीज, फिर 25 माइनस 20% तो आ जाएगा 20। इस तरह ये किया जाता है। तो ये हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट आ गया। कॉस्ट पर यूनिट आते ही सबको इंटू कर सकते हैं, तो सबको इंटू कर दो, 16, 18, 20, यहाँ पे भी सेम 16, 18, 20, यहाँ पे भी 16, 18, 20, एक आते ही सारा मिल जाएगा। 19, 20, 1440, 3040, यहाँ पे 16,000, 36,000, 48,000, 48,000, यहाँ पे 1,600, 2,880 2,880 और 1,120। 1,120। अब हम लोग आराम से जीपी निकाल लेंगे, सारा चीज ही गिवन है। फोर 4080, 8640, 12480। 12480। हाँ, तो इस तरह ये सम हो गया।